नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ थिएटर पे। तो दोस्तों, आज हम एक और नए आईपीओ के साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि मेन लाइन का आईपीओ है, यानी कि ये मेन बोर्ड आईपीओ है और इस साल का पहला आईपीओ है। तो इसका नाम है ज्योति सीएनसी ऑटोमोटिव लिमिटेड का आईपीओ है, जो कि 1000 करोड़ का आईपीओ और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। तो 2024 का पहला आईपीओ आपको देखने को मिल रहा है जो मेन लाइन कैटेगरी का आईपीओ है। इसके फाइनेंशियल और फंडामेंटल के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, जानेंगे कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है, जीएमपी मार्केट में क्या डिमांड बनी हुई है, इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। पर उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो वीडियो में आगे चलते और बात करते हैं ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन आईपीओ की। तो बेसिकली कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट देखने को हुई है दोस्तों जनवरी 1991 में। ज्योति सीएनसी ऑटोमोटिव लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एंड सप्लाई एंड सप्लायर फॉर ऑफ सीएनसी मशीन्स। तो सीएनसी मशीन में बेसिकली डील करती है। द कंपनी इज बेस्ड इन इंडिया एंड स्पेशलाइजेशन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग सीएनसी मशीन्स। तो बेसिकली एक सीएनसी मशीन बनाती है इस टाइप की, जैसे आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए 5AX का सीएनसी मशीन है, सीएनसी मशीन मेटल डिटेक्टर है, सीएनसी टर्बाइन मशीन्स है। तो बेसिकली ये मशीन कहाँ कहाँ यूज़ होती है दोस्तों? तो बेसिकली ये मशीन जो होती है एरोस्पेस और इन चीज़ों में यूज़ होती है। तो ये जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सीएनसी मशीन बनाने वाली, विद द सेकंड एंड लार्जेस्ट मार्केट शेयर। तो इसके पास आप देखेंगे तो सेकंड लार्जेस्ट मार्केट शेयर इसके पास है एंड इन इंडिया एंड ग्लोबली भी, ठीक है। दूसरा है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द फाइनेंशियल 2002 फाइनेंशियल ईयर 2022 के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो सेकंड लार्जेस्ट सीएनसी मशीन मैन्युफैक्चरिंग है ये इंडिया की। तो काफ़ी बड़ी कंपनी है दोस्तों। अगर अप्रॉक्सीमेटली देखें तो 8% का मार्केट कैपिटल शेयर इसके पास है, यानी 8% जो है मार्केट शेयर इसी के पास है, इस कंपनी के पास। एंड वी आर अपॉइंटेड मैन्युफैक्चरिंग और साइमल्टेनियस फॉर 5 एक्सेस। तो 5 एक्सेस सीएनसी मशीन इंडिया में जो बना रही है वो ये उसकी सप्लाई करती है। वन ऑफ द मोस्ट परफॉर्मिंग सीएनसी मशीन्स इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग बाय दिस कंपनी। उसके अलावा आप देखेंगे तो इसमें सीएनसी टनल सेंटर करके है, सीएनसी ट्रोन मिल सेंटर करके बनाती है, सीएनसी वर्टिकल मशीन सेंटर बनाती है। उसके अलावा हॉरिजेंटल मशीन सेंटर्स भी ये बनाती है। साइमल्टेनियसली 3X सीएनसी मशीन सेंटर, साइमल्टेनियसली 5 एक्सेस सीएनसी मशीन सेंटर एंड मल्टीटास्किंग मशीन्स। तो बेसिकली ये जो है बेसिकली सीएनसी मशीन्स को मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। दे आर ओनली फॉर एक्सपर्टीज but over 2 decades of the present and strongly R&D टीम्स। तो दोस्तों इनके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र का, 20 से 25 साल का। इनके पास खुद की स्ट्रॉन्ग R&D टीम है जो कि कैपेबल है टू डिलीवर कस्टमाइज सोल्यूशन फॉर द कस्टमर्स एंड अक्रॉस डिजर्व सेट फॉर द इंडस्ट्री इंक्लूडिंग एरोस्पेस एंड डिफेंस, ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट, जनरल इंजीनियरिंग, ईएमएस, डाइज एंड मॉडल और अदर। तो इस टाइप से ये बनाती है और इनके जो यूज़ होते हैं मशीन के पास वो एरोस्पेस में होते हैं, डिफेंस में होते हैं, ऑटो कंपोनेंट में होते हैं, जनरल मशीन्स में होते हैं, इंजीनियरिंग में, डाइज में, मॉड्यूल्स में, इस चीज़ में बेसिकली इनका यूज़ होता है। की साइट पे जाते हैं, वहाँ देखते हैं तो देखिए इंप्लीमेंट इनोवेशन सोर्सिंग स्काइक। देखिए एरोस्पेस में मैन्युफैक्चरिंग सोल्यूशन, मतलब एरोस्पेस में भी इसका काफ़ी योगदान है जो सीएनसी मशीन मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सोल्यूशन में भी ये करती है, उसमें भी इसका यूज होता है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सोल्यूशन में भी इसका यूज है, यानी कि डिफेंस में भी। ई व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग सोल्यूशन, यानी कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ रही है उसमें भी इसका काफ़ी बड़ा योगदान है। उसके अलावा ऑल द इंडस्ट्री 4.0 टूल्स फॉर मेटल कटिंग, तो वहाँ भी इसका यूज़ होता है इसकी मशीन्स का। अब बात कर लेते हैं तो कंपनी का जो कस्टमर बेस की अगर हम बात करें तो इंक्लूडिंग से कस्टमर बेस में काफ़ी दिग्गज नाम है, जैसे इंडियन स्पेस एप्लीकेशन सेंटर करके है, यानी कि इसरो की हम बात कर रहे हैं। उसके अलावा ब्रह्मोस करके जो है मिसाइल, उसमें भी इसका योगदान रहता है, मतलब सीएनसी जो उसमें लगता है। एरोस्पेस त्रिवेंद्रपुरम में जो है इसका है वहाँ है। टाटा एडवांस सिस्टम में है, टाटा इसके क्लाइंट में है, आपको दिखेगा। हर्षा इंजीनियरिंग करके है इसका। उसके बाद शक्ति पंप्स करके है इंडिया में, उसका है। श्रीराम एरोस्पेस एंड डिफेंस करके है, उसमें है रिलैक्सो। इसके अलावा भी काफ़ी दिग्गज इसके साथ कनेक्टेड है अगर कस्टमर बेस में देखा जाए, जैसे बॉश करके है, बॉश इसके साथ है। अब ये देखिए हर्षा इंजीनियरिंग इसके साथ है, नासा है और इसके साथ मर्सिडीज़ है, उसके साथ फिएट्स है, उसकी कारों में BMW है इसका कस्टमर बेस में। और काफ़ी बड़े दिग्गज नेम दिखेंगे, वॉक्सवैगन है, टाटा है, आपको दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इसके साथ जो कि इसके टच में है, यानी इनके लिए ये मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। उसके अलावा देखें तो कंपनी ऑफ ए होल रेंज ऑफ सीएनसी मशीन विद 200 टाइप्स ऑफ मशीन है 44 सीरीज में। इन द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर ऑर्डर 7,200 machines has been supplied, is more than 3,000 customer
वर्ल्ड वाइड, तो काफ़ी अच्छा है इनका, इंक्लूडिंग इनका जो वर्ल्ड वाइड कस्टमर है वो इंडिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड फ्यू पार्ट्स ऑफ एशिया सिंस अप्रैल 2004। ज्योति CNC हैज़ डिलीवर ओवर 30,000 यानी 30,000 CNC मशीन वर्ल्ड वाइड, यानी 30,000 मशीनें करीबन ये डिलीवर अभी तक कर चुकी है वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें। द कंपनी हैज़ 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है इसकी, 2 ऑफ विच आर लोकेटेड इन राजकोट गुजरात में है, 2 एंड अनदर इज फ्रांस, तो एक इनकी फ्रांस में है और 2 गुजरात में है। इनकी जो मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है विच हैज़ बीन नेसेसरी कैपेसिटी इन डिज़ाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चरिंग द इंटायर प्रोडक्ट लाइन, तो ये तीनों जो यूनिट्स हैं वो इंटायर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। एज जून 30/2023 के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कंपनी जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो 4,4400 मशीन्स, मतलब 4,400 मशीन पर ईयर इन इंडिया में करती है एंड 121 मशीन्स पास्ट ईयर इन फ्रांस में करती है। तो करीबन इंडिया में इनका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 4,400 मशीन पर ईयर है और 121 मशीन के लगभग जो है इनका फ्रांस से मैन्युफैक्चरिंग होता है। ये अपडेटेड है 30 जून 2023 तक की। ऐसी 30 जून 2023 तक का अगर कंपनी का देखें तो हैंड टू ऑर्डर जो है ब्लॉकिंग वो है 31,430 मिलियन के लगभग, इंक्लूडिंग ऑर्डर ऑफ 2,602 मिलियन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस EMS कंपनी से मिला हुआ है। एज ऑन जून 30 2023 तक देखें तो कंपनी हेल्ड एट टोटल 2,573 एम्प्लॉइज, यानी कि 2,573 एम्प्लॉय के साथ कंपनी काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़ी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टोटल इशू साइज की। तो कंपनी का जो टोटल इशू साइज है वो 1,000 करोड़ के लगभग का देखने को मिलेगा और सबसे अच्छी बात है कि टोटल इशू जो है पूरा फ्रेश इशू है। तो तकरीबन 3.02 करोड़ शेयर्स कंपनी ऑफर कर रही है इस 1,000 करोड़ के ऑफर में, और जिसमें कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। तो सबसे बढ़िया ये है कि जहाँ भी कंपनी फ्रेश इशू देती है इसका मतलब कि पूरा का पूरा पैसा कंपनी की ग्रोथ में काम आने वाला है। तो इसका मतलब यहाँ कोई भी ऑफर फिर चल नहीं है, यानी कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को नहीं निकाल रहे हैं, तो पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें तो 9 जनवरी से आपको ये ओपन होकर मिलेगा 11 जनवरी के बीच में, तो 9 से 11 के बीच में रहेगा। फेस वैल्यू कंपनी रखी है 2 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड की बात करें तो 315 रुपये से 331 रुपये का रखा गया है। हमें अप्लाई करना है 331 रुपये कट ऑफ प्राइस जो बनता है। लॉट साइज है 45 शेयर का। वहीं 1,000 करोड़ का फ्रेश इशू है जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा पूरा का पूरा 1,000 करोड़ फ्रेश इशू। एम्प्लॉय के लिए जो डिस्काउंट रखा गया है वो कंपनी ने 15 रुपये पर शेयर रखा गया है और आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगी NSE और BSE मेन लाइन IPO पे। अब अगर बात करें तो इसका जो लॉट साइज़ की बात करें तो आपको एक लॉट में 45 शेयर नजर आएंगे, यानी कि रिटेल कैटेगरी में एक लॉट 45 शेयर का जिसमें 14,895 रुपये आपको पे करने हैं। रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं जिसमें 585 शेयर मिलेंगे, 1,93,000 रुपये पे करना है। स्मॉल HNI कैटेगरी में 14 लॉट मिनिमम है जिसमें 630 शेयर का लॉट होगा और 2,08,000 रुपये देने हैं। वहीं स्मॉल HNI मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई करेंगे जिसमें 3,015 शेयर मिलेंगे और 9,97,000। वहीं बिग HNI में मिनिमम 68 लॉट अप्लाई करेंगे, 3,060 शेयर मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कंपनी के होल्डिंग पैटर्न की। तो होल्डिंग कंपनी पर अगर देखेंगे इसके प्रमोटर जो हैं वो पारा कश्मीर सिंह करके घनश्याम जी हैं और उसके बाद है शाहदेवी सिन्हा। तो इस टाइप से जो इसके है ये पूरी एक ही फैमिली है, राणा फैमिली, और बाकी इसका है ज्योति इंटरनेशनल करके भी इसके साथ है। शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो 72.66 इनके पास है और आफ्टर कितना रह जाएगा वो भी डिस्क्लोज नहीं किया है। अगर रिजर्वेशन कोटे की बात करते हैं आप तो वहाँ QIB को दिया गया है 75%, यानी काफ़ी बड़ा पोर्शन QIB के लिए कंपनी ने रखा है रिजर्व में। वहीं रिटेल कैटेगरी के लिए सिर्फ 10% का इशू रखा गया है यहाँ और HNI के लिए आपको केवल 15% का देखने को मिलेगा। तो 75% QIB के लिए काफ़ी बड़ा पोर्शन है और रिटेल कैटेगरी के लिए केवल 10% और वहीं HNI के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर की जो है फाइनेंशियल पैरामीटर। तो फाइनेंशियली फंडामेंटली कंपनी कितनी स्ट्रांग है ये डिटेल में डिस्कशन करेंगे और जानेंगे इसके फाइनेंशियल लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी कहाँ परफॉर्म कर रही है। तो देखते हैं इसके फाइनेंशियल चार्ट पे और जानते हैं कि कंपनी ने क्या अचीव किया है और कंपनी कितनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, सो दैट कि लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टर बिलीव कर सके। तो देखते हैं फाइनेंशियल में। तो यहाँ रेवेन्यू अगर हम इंक्रीजिंग देखेंगे तो 27% है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें यानी पैट की तो 131% का ग्रोथ दिखा रही है, लेकिन ये लास्ट 2 ईयर का ही दिखा रहे हैं, यानी कि 22 और 23 में अगर एक साल की बात करें मतलब लास्ट 2 ईयर्स की बात करें 22 और 23 की तो रेवेन्यू 27% इंक्रीज हुआ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 131% के ग्रोथ पे गया है। तो दोनों ही पैरामीटर काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, पर रेवेन्यू थोड़ा सा कम है, उसे थोड़ा सा और इम्प्रूव होना चाहिए। उसके अलावा लास्ट 3 ईयर्स की बात करते हैं और एक क्वार्टर भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है कंपनी ने। तो देखते हैं 2021, 22, 23 और साथ में 2023 सितंबर तक का क्या है। तो सितंबर तक की बात करें तो एसेट कंपनी के पास है 1,706 करोड़ के लगभग, रेवेन्यू कंपनी का है 510 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 335 करोड़, सॉरी 3 करोड़, और वहीं नेटवर्थ है कंपनी की 205 करोड़, रिजर्व और सरप्लस कंपनी में 213 करोड़ है। वहीं बोरिंग भी कंपनी भी काफ़ी बड़ी है, यानी 821 करोड़ की बोरिंग चढ़ी हुई है।
अब बात करें अगर एसिड की, एसिड में कंपनी के पास क्या है, लास्ट 3 ईयर से अगर देखें तो 2021 में एसिड थे 1388 करोड़, बढ़ के घट के हो गए 1286 करोड़ और फिर 1515, यानी कि डिप डैप चला है। 21 से 22 में डाउन गई है, 22 से 23 में फिर से अप ट्रेंड में गई है एसिड में। रेवेन्यू पीस की बात करें तो 590 करोड़ था 21 में, 22 में बढ़ के हो गया 750 करोड़ और 23 में बढ़ के हो गया 952 करोड़, यानी रेवेन्यू पीस पे कंपनी इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रही है लास्ट 3 ईयर से। पर रेवेन्यूज तो हम एक्सलेंट कह सकते हैं, पर एसिड को हम एवरेज की कैटेगरी में डाल देंगे। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो -70 में था 21 में, -48 करोड़ हुआ 22 में और 15 करोड़ प्रॉफिट में आया 23 में। तो यानी लास्ट 2 ईयर में प्रॉफिट में कंपनी माइनस में चल रही है। ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न एरिया है दोस्तों। लास्ट 2 ईयर से माइनस में, सिर्फ इसी ईयर कंपनी प्रॉफिट में आई है, वो भी 15 करोड़ के। और इस क्वार्टर की बात करें तो अभी तक केवल 3 करोड़ ही प्रॉफिट में है। वहीं नेटवर्थ की अगर कंपनी की बात करते हैं तो 18 करोड़ के लगभग नेटवर्थ था कंपनी का 21 में, वहीं बढ़ के माइनस में चला गया 29 करोड़ के लगभग 22 में और 23 में बढ़ के 36 करोड़ फिर से प्लस में आ गया है और आज की डेट में 205 करोड़। नेटवर्थ में कंपनी ने काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंटल दिया है। जहां लास्ट 2 साल से कंपनी जो है माइनस में थी 21-22 में देखने को मिलेगा, वहीं 23 में कंपनी ने बढ़ के अप ट्रेंड में आ गई है। रिजर्व सरप्लस की बात करें तो 83 करोड़ था कंपनी पे 21 में, 22 में घट के रहा 11 करोड़, 23 में फिर बढ़ के 49 करोड़ करा 11 से, यानी जिग-जैग काफ़ी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। अगर आप देखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, नेटवर्थ में, रिजर्व सरप्लस में या एसेट में, वहां सब में आपको जिग-जैग देखने को मिलेगा। ये भी एक कंसर्न एरिया है, पर अभी गुड इसलिए है क्योंकि कंपनी इंक्रीजिंग ट्रेंड में चली गई है। तो यहाँ देखेंगे आप इंक्रीमेंटल ट्रेंड में जा रही है क्योंकि जो कंपनी ने करा है वो अप ट्रेंड में आ गया है। लास्ट 23 की अगर हम बात करें तो सारे पैरामीटर अप ट्रेंड में धीरे धीरे आ गए हैं। बोरिंग की बात करें तो 725 करोड़ का था 21 में, 22 में बढ़ के बाद 792 करोड़, 23 में बढ़ के हो गया 834 करोड़। तो यहाँ बोरिंग एक कंसर्न है। भले ही कंपनी ने इस क्वार्टर में बोरिंग थोड़ा सा कम करके 821 करोड़ कर दिया है, लेकिन अभी भी बोरिंग एक कंसर्न है क्योंकि बोरिंग इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, तो एक बड़ा कंसर्न बनता है। तो यहाँ कंपनी को बोरिंग पे अपना काम करना चाहिए। जबकि हम बात करें कि आज की डेट में अगर इस क्वार्टर को देखें सितंबर 2023 तक, तो कंपनी पे जो डेप्थ है वो 821 करोड़ का है अभी भी दोस्तों, और उसके एवज में अगर रिजर्व और सरप्लस के देखें तो सिर्फ 213 करोड़ है। तो यहाँ कंपनी को रिजर्व सरप्लस बढ़ाना चाहिए, अपना रेवेन्यू पे ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए, नेट वर्थ पे फोकस करनी चाहिए, सो दैट की कंपनी थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग फिलर दे। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों की परफॉर्मेंस इंडिकेटर यहाँ क्या कह रहे हैं, कंपनी का जो पी आप देखने को मिलेगा आपको 324 रुपये, बहुत ही हाई है। अगर इसके पीस इसके कंपटीटर की बात करें तो उनका पी मैक्सिमम जो है 56 और 70 के लगभग आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वहीं इस कंपनी का वेरी हाई ट्रेड कर रहा है 324, तो काफ़ी ज़्यादा पी है दोस्तों। आरओसी की बात करें तो 18 है, एक्सलेंट कैटेगरी कह सकते हैं 15 से ऊपर, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सलेंट भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है कि ये बहुत अच्छा हो। आरओसी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 9% है, जो कि कंसर्न है। 15 से ऊपर ही अच्छा माना जाता है। डेप्थ टू इक्विटी की बात करें तो 10th चली गई है दोस्तों। मैंने कहा था पहले भी कि डेप्थ टू इक्विटी बहुत ज़्यादा कंसर्न एरिया है कंपनी का, बिकॉज 10 चल रही है, जबकि मोर देन 1 पे जो कंपनी होती है वो रेड बिलिंग करने लग जाती है। तो ये जो 10 पे चली गई तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा कंसर्न एरिया बना रही है। तो डेप्थ टू इक्विटी कंपनी को फोकस करना पड़ेगा और रेड जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। ईपीएस की बात करें तो वो भी काफ़ी कम है, 1.02 है, जबकि 13 से ऊपर ईपीएस अच्छा माना जाता है। तो यहाँ ईपीएस पे भी कंपनी ने काम नहीं किया है। RONW की बात करें रिटर्न ऑफ नेटवर्थ की, तो वहाँ भी 18% के लगभग है। तो सो कह सकते हैं कि रिटर्न ऑफ नेटवर्थ काफ़ी अच्छा है, मतलब 15 से ऊपर हम अच्छा ही मानते हैं। तो अगर इस पैरामीटर पे देखें तो सिर्फ 2 पैरामीटर्स के सही दिख रहे हैं, जिसमें ROE और रिटर्न ऑफ नेट वर्थ है, जो कि हमारे क्राइटेरिया को मैच कर रहे हैं। बाकी सारे के सारे पैरामीटर्स जो है वो अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। चाहे वो पी की बात करें काफ़ी हाई पी है, आरओसी की बात करें वो भी लो है, डेप्ट टू इक्विटी वेरी लो है, ईपीएस भी लो है। तो यहाँ फंडामेंटली जो है कंपनी थोड़ी वीक प्रेजेंट हो रही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिलर नहीं दे रही है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी हमें कंपनी को वेट और वॉच ही कर सकते हैं, ताकि आगे चल के देखें कैसे कंपनी परफॉर्म करती है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू कंपनी का क्या है, तो कंपनी ने जो रखा है रीपेमेंट एंड पार्ट पेमेंट फॉर द फुल एंड पार्ट फॉर द केटन बोरिंग अवेलेबल बाय द कंपनी। कंपनी ने जो बोरिंग्स ले रखे हैं यानी कि कर्जा लिया है उसको उतारना है इसके माध्यम से। दूसरा है फंडिंग लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है कंपनी को, और तीसरा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो यहाँ कंपनी ने अच्छा एक इनिशिएट किया है कि अपने बोरिंग्स को थोड़ा सा रिड्यूस करेगी इसके थ्रू, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। पर फिर भी कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए कैसा प्रेजेंट करेगी ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी जो हमें दिखाई दे रहा है कंपनी ने बस 1 साल से ही ग्रोथ दिखाई है, उससे पहले 2 साल का बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, वो क्या होने वाली है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको देखने को मिलेंगी, ये आईपीओ ओपन होगा आपको 9 जनवरी। तो 9 जनवरी 2024 का पहला आईपीओ आपको ओपन होता हुआ दिखेगा 9 जनवरी से, ट्यूसडे से। आईपीओ क्लोज होने की डेट है 11 जनवरी, यानी कि थर्सडे को ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की बात करें तो वो 12 जनवरी को आपको देखने को मिलेंगे, फ्राइडे को। और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं आता तो आपका रिफंड जो है इनिशिएट हो जाएगा आपके अकाउंट में 15 जनवरी तक। इसमें 1-2 दिन ऊपर नीचे लग सकता है। उसके बाद अगर आपको मिलता है तो क्रेडिट आपके डीमेट अकाउंट में देखने को मिलेंगे 15 जनवरी को ही, और लिस्टिंग आपको इसको देखने को मिलेगी 16 जनवरी को, ट्यूसडे के दिन। और कट ऑफ टाइम हमें याद रखना है, यूपीआई से जो कट ऑफ टाइम करने का है वो 11 जनवरी शाम 5 बजे से पहले।
अब दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं, वहाँ क्या डिमांड बनी हुई है। तो ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड दिखाई दे रही है अभी स्टार्टिंग में। तो ज्योति सीएनसी ऑटोमोटिव लिमिटेड आईपीओ की बात करें तो 331 रुपये प्राइस बैंड रखा गया, 98 रुपये लगभग 98 से 100 रुपये के बीच में जीएमपी चल रही है। तकरीबन 30 से 32% के लगभग प्रॉफिट लिस्टिंग गेन दिखा रहा है आज की डेट में। तो हम बात करें तो काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन है, मतलब हमारे क्राइटेरिया को तो मैट कर रहा है, बिकॉज 20% से ऊपर के लिए हम मेन लाइन आईपीओ में सोचते हैं कि अच्छा ही है। तो देखिए तो 45 के लगभग इसके शेयर हैं आपको मिलेंगे, 45 एक लॉट में शेयर है, और 98 के लगभग अभी चल रहा है आज की डेट में। तो 4410 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है पर लॉट पे। तो 4400-4500 रुपये के लगभग का प्रॉफिट आपको मिल रहा है इन्वेस्टमेंट करने के बाद, जबकि आप 14,890 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ठीक ठाक है। फायर रेटिंग 4 की है, 1000 करोड़ का आईपीओ है, 9 जनवरी से ओपन होगा और 11 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। तो लिस्टिंग गेन की बात करें तो गुड लिस्टिंग गेन नजर आ रहा है हमें, अगर हमें लिस्टिंग गेन के टर्म से करना है। लॉन्ग टर्म के लिए अभी हमें कंपनी को और वेट और वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल फंडामेंटल थोड़े से स्ट्रॉन्ग फिलर नहीं दे रहे हैं। पर अगर हम देखते हैं तो हमारे क्राइटेरिया को मैच करता है, जहाँ की 30% का लिस्टिंग गेन काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन है। लेकिन हम डिपेंडेंट नहीं हो सकते केवल ग्रे मार्केट प्रीमियम पे। यहाँ कोई भी आपको रिकमेंड नहीं किया जा रहा है बाई और सेल के लिए, यहाँ आपको अपना रिस्क और अपना एनालिसिस करके लगाना है। सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन पर्पज से वीडियो है, जहाँ आपको बताया जा रहा है कि ये आईपीओ किस रेंज में चल रहा है। तो कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल आप खुद एनालाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं फाइनेंशियली थोड़ी सी कंपनी एग्जैक्ट पे है, वहाँ कंपनी को भी काम करना है। सिर्फ लास्ट 1 ईयर की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी कंपनी ने दी है, उससे पहले लास्ट 2 ईयर में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं था कुछ पैरामीटर पे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं, हमें थोड़ा सा वेट और वॉच करना पड़ेगा और पहले दिन का सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखना पड़ेगा और जीएमपी मार्केट क्या बता रहा है। अगर मुझे लगता है जीएमपी इंक्रीजिंग ट्रेंड में गया तो डेफिनेटली हम लोग लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज देखना पड़ेगा। लेकिन अभी आज की डेट में तो 30% लिस्टिंग काफ़ी अच्छा दिखा रहा है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो अपडेट। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।